नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू ज़ेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th हिंदी में पाठ नंबर 5, जहां चाहा वहां रहा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मतलब ये है कि एक मलमल की धोती यानी कि मलमल की साड़ी है जो कि बादामी रंग की है। आपने बादाम देखा है, उसी के कलर को हम बादामी रंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक मलमल की धोती है जो कि बादामी रंग की है, उसका जो रंग है वो खिल उठा है, मतलब उसके रंग में एक तरीके से जान आ गई है। किनारे पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल है। और उस धोती यानी कि उस साड़ी के किनारे पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल है, मतलब कि एक डिजाइन बनी हुई है साड़ी के किनारे पर, जो कि कसूती के टांके, ये टांके यानी कि सिलाई करने का या फिर कढ़ाई करने का एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं कसूती के टांके। तो कसूती के टांकों की मदद से एक डिजाइन बनाई गई है जो कि कहाँ पर है, साड़ी के किनारों पर। ठीक है। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे हैं और उस साड़ी के पल्लू पर भरवा टाकों का इस्तेमाल किया गया है डिजाइन बनाने के लिए। भरवा टाके देखिए, भरवा टाके एक तरीके की ऐसी डिजाइन होती है जिसमें कहीं भी आपको खाली जगह नहीं मिलेगी, पूरी ही मतलब रंग बिरंगे धागों से पूरी जगह भर दी जाती है, इसको हम भरवा टाके कहते हैं। ये एक प्रकार का डिजाइन बनाने का अंदाज होता है। ठीक। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो पल्लू है वो भरवा टाकों के डिजाइन से भरा पड़ा है और वो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सुनहरे रुपैले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। और ये कह रहे हैं कि सुनहरे रुपैले यानी कि सुनहरे मतलब कि गोल्डन, और रुपैले यानी कि सिल्वर, यानी कि हमारे सुनहरे और हमारे चमकीले सफेद रंग के धागों की डिजाइन ने मानो जान डाल दी है मलमल के कपड़े में। इन बैल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ये जो बैल बूटे हैं, मतलब ये जो डिजाइने हैं, इनको बनाया है, इनको सजाया है किसने? ईला सचानी नाम की महिला ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। और ये कह रहे हैं कि ईला की मेहनत के बहुत ही नमूने, एक कह सकते हो बहुत ही कामयाब नमूने हैं हमारे, क्या ये जो कढ़ाई की डिजाइने हैं, हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। मतलब ये है कि 26 वर्ष की ये जो ईला हैं ये गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। और उनका जो बचपन था वो राजकोट नाम के एक गांव में, जो कि अमरेली जिले के अंदर पड़ता है, वहां पर इनके नाना के साथ में बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। और ये कह रही हैं कि शाम होते ही जहाँ पे बचपन में रहती थी वहां पर जो घरों में रहने वाले बच्चे थे वो बाहर खेलने के लिए आ जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। कुछ बच्चे जो हैं वो मिट्टी में आड़ी टेढ़ी मतलब कि सीधी और घुमावदार या फिर उल्टी सीधी लकीरें खींचना शुरू कर देते। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। तो वहीं कुछ बच्चे कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाना शुरू कर देते। कुछ गिट्ठे खेलते, कुछ बच्चे गिट्ठे खेलते। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़े के टुकड़े बटोर कर पिट्ठू खेलते। तो वहीं कुछ बच्चे इधर उधर से घड़े के छोटे छोटे टुकड़े बटोर लाते और उससे पिट्ठू खेलने लग जाते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में
एक साथ गाते। और ये कह रही है कि जब इन खेलों से मतलब जो ऊपर खेल बताए गए हैं, उन सभी खेलों से वहाँ के बच्चों का मन भर जाता, तो वो लोग पेड़ की डाली पर झूला डाल देते और फिर उस पे झूले झूले मतलब ऊंची ऊंची पेंगे लेते। पेंगे मतलब कि ऐसे झूला है खूब ऊंचा ऊंचा, हम लोग जिससे जाते नहीं है उसको हम पेंगे कहते हैं। तो वही कह रहे हैं, खूब ऊंची ऊंची पेंगे लेते और खूब तेज स्वर में वो लोग गाते। क्या गाते? कच्चे नीम की निबोरी, सावन जल्दी आओ रे, आइयो रे। ये गाना गाते वो लोग। ईला गाने में तो उनका साथ देती, मतलब यह है कि जो लड़की है ईला, ये गाना गाने में तो उन बच्चों का साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। लेकिन वो उनके साथ में पेंगे यानी कि झूला नहीं झूल पाती। अभी देखिए, शायद मैं आपको बताना भूल गया, ये जो पाठ है, ये असल में ये जो महिला है ईला, ये एक अपंग महिला है। और ये इनके सामने क्या चुनौतियां आई और इन्होंने उन चुनौतियों का कैसे सामना किया, इसके ऊपर है। मतलब यह है कि इस पाठ में हम लोग ईला का ये जो पूरा साहसी सफर है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। अब ये है इसमें कि वो रस्सी पकड़ने के लिए जब भी हाथ बढ़ाती तो इनके हाथ उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। अब ये जो लड़की है ईला, ये निराश होकर चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती और मन ही मन में सोचने लग जाती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। वो ये सोचती कि मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। जो इनके साथ खेलने वाले बच्चे हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो ईला है वो किसी न किसी तरह इन बच्चों के साथ में खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। जो ईला है वो कभी कभार पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में भी शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। और वो अपने साथी यानी कि दोस्तों के साथ में तो खूब दौड़ती, लेकिन जब थप्पा करने की यानी कि किसी और व्यक्ति को छूने की बारी आती तो वो निराश हो जाती, क्योंकि उसके हाथ नहीं उठते हैं। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी? अब वही चीज़ है कि ये फिर से सोच रही हैं कि अगर मेरे हाथ ही नहीं उठेंगे तो मैं थप्पा भला किसी को कैसे दूंगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती कि उसके हाथ उठ जाएं, लेकिन जो उसके हाथ हैं, मानो उन्होंने ऐसा ठान लिया है कि वो ईला की मदद नहीं करने वाले, मतलब वो नहीं उठने वाले। ईला ने अपने हाथों की जिद को एक चुनौती माना, लेकिन ईला ने इस बात से हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी इस समस्या को एक चुनौती मान लिया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथ से करते हैं। इसीलिए ईला ने वो सब करना सीखा जो कि मतलब वो सब अपने पैरों से करना सीख लिया जो कि हम लोग अपने हाथों से करते हैं। जैसे कि दाल भात खाना, मतलब दाल चावल खाना, दूसरों के बाल बनाना मतलब किसी के कंघी अंगी करना, फर्श बुहारना यानी कि फर्श पे झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना मतलब सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, और यहाँ तक कि जो दफ्ती होती है उस पर लिखना भी ईला ने अपने पैरों से सीख लिया था। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। अब ईला जो है उसने एक स्कूल के अंदर एडमिशन भी लिया था। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, और यहाँ तक कि जो एडमिशन है उसको लेने में भी जो ईला है उसे बहुत परेशानी देखनी पड़ी। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, मतलब यह है कि कहीं पर जो स्कूल वाले हैं वो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, तो कहीं पर जो स्कूल के लोग हैं वो उसके यानी कि इलाके काम करने की रफ्तार को लेकर चिंतित रहते थे। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। किसी किसी काम को तो ईला इतनी बढ़िया तरीके से करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे, वो इतनी जल्दी खत्म कर देती थी। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। और ये भी कह रहे हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसे काम होते थे जिनको करने में ईला को थोड़ी बहुत परेशानी तो आती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी।
लेकिन जो इला है वो भी बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो बहुत ही दृढ़ संकल्प है उसके अंदर, और वो भी किसी परेशानी के सामने घुटने अपने नहीं टेकने वाली थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करी। वो जो लड़की है इला, उसने 10th तक की पढ़ाई करी। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, लेकिन जो इला है वो 10th क्लास की अपनी परीक्षा को पार नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। जब इला पढ़ रही थी तब उसको ये नहीं पता था कि इला जैसे लोगों के लिए, यानी कि जो अपंग लोग रहते हैं, उनको एग्जाम में अतिरिक्त समय दिया जाता है ताकि वो एग्जाम को पूरा कर सकें। उसे ऐसा व्यक्ति भी अ, ऐसा व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, और साथ ही में जो अपंग व्यक्ति होते हैं उनको ऐसे एक व्यक्ति की सुविधा मिलती है जो कि उनके लिए एग्जाम में लिखने का काम करते हैं। यह जानकारी ईला को ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना, अब यहीं पे रुका हुआ है, अच्छा रहता। मतलब ये है कि ये जो जानकारी है वो अगर ईला को उस समय मिल जाती जब वो पढ़ाई कर रही थी, तो ईला के लिए बहुत ही अच्छा होता। उसे इस बात का दुख है, और इस बात का ईला को दुख भी है कि उसे जब वो पढ़ रही थी तब उसे ये जानकारी नहीं मिल पाई। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाना था। अब इतनी जो हमारी कहानी आगे बढ़ चुकी है, अब यहाँ पर आके मतलब 10वीं की कक्षा पार नहीं हो पाई, इसका मतलब ये नहीं कि ईला ने एकदम हार मान ली, उसने सब सोच लिया कि अब सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो कहानी बस शुरू हुई है, ऐसा समझ लो। उसकी माँ और दादी काशिदाकारी करती थी। मतलब यह है कि उसकी माँ यानी कि ईला की माँ और ईला की दादी काशिदाकारी यानी कि कढ़ाई करने का काम किया करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती, और जो ईला है वो अपनी माँ और दादी को सुई में रेशम का धागा डालने से लेकर जो अलग अलग डिजाइनें हैं उनको तक बनाते हुए देखती। ना जाने कब उसने काशिदाकारी करने की ठान ली, और पता नहीं कब जो ईला है उसने काशिदाकारी यानी कि जो कढ़ाई का काम है वो करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, और यहाँ पर यह काम करने के लिए जो ईला है उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। इसमें यह कह रहे हैं कि दोनों ही अपने पैर के अंगूठों से सुई को पकड़कर रेशम पिरोना कोई बहुत ही आसान काम नहीं था, बहुत कठिन काम था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह मतलब जहाँ कुछ करने की लगन हो, जहाँ कुछ करने की चाहत हो, वहाँ राह, मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया, और ईला के विश्वास और धैर्य यानी कि सब्र ने जो कुदरत है, मतलब पैर से जो काम करना बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो असंभव है, उसको भी ईला ने कर दिखाया। मतलब उसने कुदरत को भी झुठला दिखाया। 15-16 साल की होती होती ईला कड़ियावाड़ी काशिदाकारी में माहिर हो चुकी थी। जो ईला है वो 15-16 साल की उम्र तक आती आती कड़ियावाड़ी काशिदाकारी में माहिर हो गई। अब देखो, ये जो कड़ियावाड़ी है ये एक प्रकार की डिजाइन है जो कि एक तरह से कह सकते हो गुजरात की स्पेशल डिजाइन है। ठीक, किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। अब इसमें ये कह रहे हैं कि किस कपड़े पर कौन से रंग का धागा यूज होना है, किस कपड़े पर कैसा मतलब कैसे टाके लगेंगे डिजाइन बनाने के लिए। ये सारी चीजें अब ये जो लड़की है ईला, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा करे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इसमें यह कह रहा है कि एक ऐसा भी टाइम आया कि ईला के द्वारा जो करे गए कपड़े थे, जो करी हुई डिजाइनें थी, उनकी एक प्रदर्शनी लगी, मतलब उसकी एक एग्जीबिशन लगी। इन प्रधानों में वाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहे थे। और इसमें यह कह रही है कि
ये जो मतलब इसकी डिज़ाइनें थी, उसमें करियावाड़ जो कि गुजरात की डिज़ाइन है, उसके साथ-साथ लखनऊ की जो हमारी चिकनकारी होती है, इसकी डिज़ाइनें और बंगाल के जो हमारे कांथा होता है, इसकी भी डिज़ाइनें दिखती थी। ईला ने करियावाड़ी टाँकों के साथ-साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे और इन सभी में जो ईला है, उसने कठियावाड़ी के साथ-साथ कई अलग-अलग प्रकार के टाँके भी इस्तेमाल में लिए थे। जैसे कि पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, मतलब इसकी डिज़ाइन में जो पत्तियाँ थीं, उसको उसने चिकनकारी जो कि लखनऊ की एक खास प्रकार की डिज़ाइन होती है, एक खास प्रकार का अंदाज़ होता है, उससे बनाया था। डंडियों को कांधे से उभारा था और जो डंडियां हैं उसको उसने कांधे से बनाया था। कांधा बंगाल की एक कह सकते हो खास अंदाज है कढ़ाई करने का। पशु पक्षियों को ज्यामितीय आकृतियों ज्योमेट्रीय आकृतियों से कसूती और जंजीर से उठा रखा था और जो पशु पक्षी हैं उनको उसने ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं उनकी मदद से बनाया था और साथ ही में जंजीर एक हमारा पैटर्न होता है मतलब बनाने का, उससे उसने बनाए थे। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनतम सभी को बहुत भाई, मतलब ये है कि जो पारंपरिक यानी कि जो भी ट्रेडिशनल डिजाइन चले आ रहे थे उसमें ये जो नए प्रकार से डिजाइन इला ने किए थे ये सबको बहुत ही पसंद आए थे। इला के पांव अब रुकते नहीं थे। अब जो इला है उसके पैर तो मानो रुकते ही नहीं थे। आंखों में चमक, होंठों पर मुस्कुराहट और अंगूठा विश्वास लिए बहुत ही सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। मतलब ये है कि जो इला है अब उसके पैर रुकते नहीं है, उसकी आंखों में चमक रहती है, वो मुस्कुराती रहती है, मतलब अब वो बहुत ही खुश है और वो अपने अंगूठों से बढ़िया-बढ़िया नई-नई डिज़ाइनें बनाती हुई कभी थकती नहीं है। तो ये तो है हमारे इस पूरे पार्ट की मीनिंग। अब चलिए इसके बाद इस पार्ट में कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। पहला है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो इसमें पहला प्रश्न ये है, ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन-कौन से प्रश्न उठते? मतलब ये है कि मान लो ईला या फिर ईला जैसी कोई अपंग व्यक्ति है जो कि आपके क्लास में आपकी कक्षा में दाखिला ले रहा है, तो आपके मन में उसको देखकर कैसे-कैसे प्रश्न उठते, कौन-कौन से सवाल उठते? तो जो कुछ भी सवाल आपको उस व्यक्ति को देखकर उठते, वो आपको यहाँ पर खुद से लिख देने हैं। दूसरा है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आया? मतलब ये है कि ये सवाल पूछ रहा है कि ये जो हमारा पूरा लेख है, इसको पढ़ने के बाद में क्या आपके मन में किसी प्रकार का कोई बदलाव आया है? और कोई बदलाव आया है तो क्या आया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है? इसके बाद में अगला है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इसका पहला प्रश्न है, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उनसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? मतलब ये है कि मान लो अगर ये जो लड़की है ईला, ये तुम्हारे कक्षा में या फिर तुम्हारे विद्यालय में आती है तो उसको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर क्या क्या परेशानियां आएंगी। तो अपने जो भी आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हो उसके आसपास का जो पूरा सदन है, कह सकते हो जो बिल्डिंग है, उसको ज़रा ध्यान से देखो और फिर इसमें जवाब दो कि आपको क्या लगता है कि अगर ईला जैसी कोई बच्ची आपके स्कूल में आती है तो उसे क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दूसरा है, उसे यह परेशानियां ना हो इसके लिए आपने अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? मतलब ये है कि ईला को जो भी परेशानियां ऊपर हमने देखी, मतलब आपने देखी कि आपको लगता है कि ईला को हो सकती हैं, वो परेशानियां ईला को ना झेलनी पड़े या फिर उसको उन परेशानियों का ना सामना करना पड़े, तो इसके लिए आप कौन-कौन से बदलाव अपने विद्यालय में सुझा सकते हो, तो वो सारे बदलाव आपको यहाँ पर लिख देने हैं। अगली है प्यारी ईला। ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी है। मतलब ये है कि इस पाठ को पढ़कर ईला के प्रति आपके मन में जिस प्रकार के भी भाव उठ रहे हैं,
आपको ईला को वो सारे भाव चिट्ठी के द्वारा लिखकर बताने होंगे। तो देखो नीचे हमारा चिट्ठी का फॉर्मेट दिया है, चलो मैं बता देता हूँ फिर से। सबसे पहले ऊपर आपका पता आता है, फिर प्रिय ईला जो भी आपको लिखना है वो आप लिखोगे। उसके बाद में आप आखिरी में लिख दोगे तुम्हारा या फिर तुम्हारी और फिर नाम। और यहाँ पर मैंने दो सैंपल दिए हैं लेटर के। देखिए आपको ये जो यहाँ पे दो सैंपल दिए हुए हैं लेटर के मतलब पत्र के, आपको यही नहीं छाप लेने हैं, बल्कि ये बस सैंपल है। मतलब आप इनको देख के समझो कि पत्र कैसे लिखा जा सकता है, और पत्र आपको खुद से ही लिखना होगा। फिलहाल यहाँ पे ये दो सैंपल हैं, ठीक है। आप इनकी सहायता ले सकते हो पत्र लिखने के लिए। फॉर्मेट इन सभी में दिया है, पहले नाम, फिर प्रिय इला, फिर जो कंटेंट है वो, और फिर तुम्हारा तुम्हारी नाम। सेम तरीका यहाँ पर भी आपका पता, दिनांक, और उसके बाद में जो भी आपको लिखना है वो सब, तुम्हारी तुम्हारा जो भी नाम वो। अब इसके बाद में आगे है सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। तो इसमें पहला प्रश्न है, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? मतलब ये है कि ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। मतलब ये कह रहा है कि जो स्कूल वाले थे वो ईला को लेकर क्यों चिंतित रहते थे, और क्या उनका चिंतित रहना सही था या गलत। और आपको अगर सही लगता है तो आपको इसमें लिखना हो कि आपको क्यों लगता है कि वो सही था, या फिर अगर आपको लगता है कि चिंता करना गलत था तो आपको इसमें उसका भी कारण लिखना होगा। तो यह है उसका उत्तर। स्कूल वाले ईला की सुरक्षा और उसकी अपंगता को लेकर चिंतित रहते थे। मतलब यही कि जो स्कूल वाले थे वो ईला की सुरक्षा और उसकी अपंगता को लेकर चिंतित रहते थे। उनका ईला के प्रति चिंतित रहना सही नहीं था, क्योंकि ईला अपंग होने के बावजूद अपना सारा काम स्वयं और तेजी से कर लेती थी। इसमें देखो आगे यही है कि ईला भले ही अपंग थी, लेकिन वो अपंग होने के बावजूद उसका जो काम है उसको खुद किया करती थी और बहुत ही तेजी से कर लिया करती थी। तो इसी कारण से जो स्कूल वाले हैं उनको ईला के लिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और उनकी जो चिंता थी ईला के प्रति वो एक तरीके से गलत थी। अगला है, ईला की काशिदाकारी में खास बात क्या थी? मतलब यह है कि जो ईला काशिदाकारी किया करती थी उसमें खास बात क्या थी? तो इसका उत्तर होगा, ईला की काशिदाकारी में काड़ियावाड़ जो कि गुजरात की एक स्पेशल डिज़ाइन होती है वो, लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काड़ियावाड़ी टाँकों के साथ और कई और टाँके भी इस्तेमाल किए, जैसे पत्तियों में चिकनकारी जो कि हमारी लखनऊ की खास डिज़ाइन है, डंडियों में कांधा जो कि बंगाल की खास डिज़ाइन है, से उभारा था। पशु पक्षियों को ज्योमेट्रीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ये सारा आपको मिल जाएगा पाठ के अंदर। मतलब यही है कि जो ईला है उसको कई सारे काशिदाकारी के तरीके आते थे। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कई सारे अलग अलग उसको टाँके मारने के तरीके आते थे। जैसे कि उसको गुजरात का तरीका आता था, लखनऊ का तरीका आता था, बंगाल का तरीका आता था, और उसने इनकी मदद से काफ़ी अलग अलग डिज़ाइनें भी बना रखी थी। इसमें अगला प्रश्न है, सही के आगे सही का निशान लगाओ। ये सही का निशान होता है, ठीक है। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि, मतलब ये है कि जो ईला है वो अपनी 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी। तो क्यों नहीं कर सकी, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें सही ऑप्शन लगाना होगा। तो पहला है, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। क्या ऐसा कुछ पाठ में कहा गया है? नहीं कहा गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, ऐसा भी कुछ पाठ में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद अगला है, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। ये हमारा सही होगा, क्योंकि जो ईला है भले ही वो लिख लेती थी, लेकिन उसे कुछ काम करने में बहुत समस्या आती थी। इस वजह से वो अपनी जो 10वीं की क्लास का प्रश्न पत्र है उसको पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक, अब इसमें अगला प्रश्न है, क्या ईला अपने पैर के अंगूठों से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? मतलब ये है कि अगर ईला के आसपास के जो लोग हैं वो उसका सारा काम खुद ही कर देते,
मतलब स्वयं कर देते, तो क्या ईला कभी इतने बढ़िया तरीके से कोई काम अपने पैरों से सीख पाती? तो इसका आंसर है, यदि ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, तो वह अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। मतलब यही है कि अगर जो उसके आसपास के लोग हैं वो सारा काम खुद ही कर देते उसका, तो जो ईला है उसको कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिलता। अगला प्रश्न है काशिदाकारी। इसमें पहले का का है। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। मतलब ये है कि ऊपर हमारे इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित काफ़ी सारे शब्द आए हैं। पहले तो आपको वो सारे शब्द छांट कर यहाँ पे लिख देने हैं और फिर इसमें ये कह रहे हैं कि अब ये आप इस पाठ को पढ़ के ये बताओ कि आपने इस पाठ में कौन से नए-नए शब्द सीखे हैं। तो चलो पहले ये कर लेते हैं। तो हमारी सिलाई कढ़ाई से जुड़े हुए शब्द हैं टाके, पिरोना, कढ़ाई, कठियावाड़ी, काशिदाकारी, चिकनकारी, कांधा और उभारा। ठीक है, ये सारे शब्द हमारे किससे जुड़े हैं? सिलाई और कढ़ाई से। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रियाएं दोनों ही इकट्ठा करो। मतलब ये कह रहा है कि नीचे हमारे ऐसे 4 शब्द दिए हैं, आपको इन 4 में से कोई 2 शब्द चुन लेने हैं। हम ये 2 शब्द ले लेते हैं, बागबानी और पतंगबाजी। अब इन दोनों ही शब्दों के हमें 2-2 संज्ञाएं और 2-2 क्रियाएं लिखनी होंगी। तो देखो, बागबानी में हमारी जो क्रियाएं होती है वो कौन-कौन सी होती हैं? क्रियाएं यानी कि काम कौन-कौन से होते हैं? तो बागबानी में हमारे पानी डालने का काम होता है, बीज बोने का काम होता है। संज्ञाएं कौन-कौन सी होती है? मतलब बागबानी काम में कौन-कौन सी चीज़ों का नाम आता है? तो वो है फूल, फूल एक नाम है, और पत्ती, ये भी एक नाम है। ऐसे ही पतंगबाजी में जो क्रिया यानी कि काम होता है वो है पतंग उड़ाना और पतंग चिपकाना। ये दोनों हमारी क्रियाएं हैं क्योंकि ये काम है। और संज्ञाएं यानी कि नाम है हमारे पतंग और धागा। ये दोनों चीजें किसी ना किसी चीज के नाम है, तो ये 2 हो गए हमारे संज्ञा। ऐसे ही एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। मतलब ये कह रहा है कि नीचे हमारे 5-6 टाँकों के तरीके दे रखे हैं, जो कि है जंजीर, मछली टाँका, भरवा टाँका, उल्टी बखिया और खुले हुए जंजीर टाँका। ठीक है, ये हमारे एक तरीके से कह सकते हो डिज़ाइन के अलग-अलग मेथड दे रखे हैं। अब इस प्रश्न में ये कहा है कि एक रुमाल ले लो या फिर सादा कपड़ा ले लो और फिर आपको उस सादे कपड़े या फिर रुमाल पर घर में किसी बड़ी की सहायता से कढ़ाई करनी होगी। कढ़ाई करनी होगी मतलब कोई डिज़ाइन बनानी होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का ये पूरा का पूरा पाठ। अगर आपको इस पाठ से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।